सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत। लेक्चर 2 में बात करेंगे अपन वित्तीय विश्लेषण, जिसका पहला जो लेसन है, पहला जो चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है, पहला जो आपका सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उनके लिए भी एक मौका है कि वो दोबारा उस सेशन को ज्वाइन करें और बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको समझने का प्रयास करें। ये सारा का सारा जो पाठ्यक्रम है, टॉपिक है, वो आपके जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है सेकंड उसमें दे रखा है, उससे रिलेटेड ही अपन बातें कर रहे हैं। पिछले सेशन में अपन ने बात की थी कि भाई एक वित्तीय विश्लेषण होता है तो होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, साथ में जो वित्तीय विवरण है जो धारा 240 के तहत है उसमें कौन कौन से आपके वित्तीय विवरण है वो शामिल होते हैं। तो उन पे अपन ने बात कर ली थी। सारी चीजें मेरे हिसाब से वो समझ में आ गई होगी। फिर भी जिस साथी को नहीं समझ में आई है उनको मैं बता दूं कि तमाम जो सेशन है उन सब के लिए हमने स्कूल लेक्चर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां जाएं और आप सारे वीडियो है वो एक साथ आप वॉच कर सकते हैं, उसके हैंड्स नोट है वो बना सकते हैं। वो सारे के सारे आपके परीक्षा के लिए, कॉमर्स रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगी उनके लिए बड़े ही कारगर और उपयोगी साबित होंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि एक बार आज के सेशन को शेयर कर दें ताकि और जो बाकी साथी जो कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉमर्स में आपके 340 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है ना। और उसके लिए लगभग आपके 27,000 लोगों ने, यानी 27,000 कैंडिडेट है उन्होंने फॉर्म भरा है। तो लगभग 80 पे एक कैंडिडेट है वो उसका मुकाबला है। और तैयारी करने वाले की बात करें तो 30 पे है वो इसका रेशियो रहने वाला। तो बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट है जो कॉमर्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि कॉमर्स में लगातार बच्चों की संख्या वो गिर रही है। और इस वजह से जिन्होंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, उसमें से लगभग 70% तो लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा विभाग यानी प्राइवेट स्कूलों में या आपके जो इंस्टीट्यूट है उनमें पढ़ाने के बजाय वो किसी प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटेंट का जॉब वगैरह वो करते हैं। तो इसलिए उनको सिलेबस का पूरा पता नहीं होता है, चीज़ जो उनको पढ़नी चाहिए वो भी वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो अदर फील्ड में चले जाते हैं। तो अब आपके पास एक बढ़िया मौका है, क्योंकि कॉमर्स में 340 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन एक बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है वो एक बार 621 के लिए आया, बाकी इससे कम ही पोस्टों के लिए विज्ञापन है वो आया है। तो बड़ी चीज है, अगर आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनालिसिस को अपन आगे बढ़ाएंगे। सेशन को मैं स्टार्ट करूं, आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि एक बार जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा वो सेशन को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो देखो अपन बात करेंगे सबसे पहले आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसके दोष है ना, वित्तीय विवरण की क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो दोष यानी या यूं कहें लिमिटेशन है वो अपने को सिर्फ ये पॉइंट ध्यान में रखने और इसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट्स को अपने को समझना, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैंड्स नोट है उनको एक डिजिटल रूप में तैयार किया गया है ना, बुक्स को समराइज किया गया जो आपके काम में आ सकती है, उन चीजों को आज के सेशन में शामिल किया गया। ठीक है, तो सब इसका सबसे पहले दोष क्या रहेगा, ऐतिहासिक तथ्य। यानी इसमें जो तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, पीछे के आधार पर इनका अनुमान लगाया जाता है। देखो वित्तीय विवरण भूतकालीन सूचनाओं पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं, भूतकालीन सूचनाओं पे आधारित होते हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि भाई अपना जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है ना। अब देखो हो सकता है अप्रैल मई जून में कंपनी को नुकसान हो गया हो, लेकिन आगे वो लाभ अर्जित कर रही है, तो जो ये हानि है वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो ऐतिहासिक आंकड़े होंगे ये भी इसमें शामिल होंगे। जबकि ज्यादातर उपयोगकर्ता है ना भावी स्थिति की जानकारी चाहते हैं, अतः वित्तीय विवरण अधिक उपयोगी नहीं रहते। अपने को क्या चाहिए, पीछे क्या हो गया उससे अपने को मतलब नहीं है, आगे क्या होने वाला है, आगे ये कंपनी या ये फर्म है किस तरीके से काम करेगी, कितना ये ग्रोथ करेगी, उसके आधार पर अपने को निर्णय लेना होता है। तो ये इसका एक दोष माना जाता है। दूसरा अनुमानों पर आधारित, यानी इसमें क्या अनुमान पे आधारित होता है। आपने रेशियो वगैरह चैप्टर है वो अपने आएंगे आगे है ना। तो इसमें क्या कुछ अवधारणाएं, परंपराएं, मान्यताएं, जो संकल्पनाएं होती है उन पे आधारित होता है। इस वजह से क्या होता है,
कि वित्तीय विवरण लेखांकन परंपराओं, इसकी जो अवधारणाएं हैं व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होते हैं, अतः यह भेद भाव रहित यानी फेयर फ्रॉम बेसिस नहीं होता है ना, भेद भाव रहित ये नहीं होता, ठीक है, भेदभाव रहित नहीं होता। तो इस वजह से थोड़े से इसके अनुमान है वो स्थायी नहीं रहते, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, कार्य करने की जो इफिशिएंसी अलग होती है, कार्य करने का तरीका है वो अलग होता है, तो उस तरीके को अपने को फॉलो करना होता है। तो वहां पर कई बार क्या होता है कि जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं ना, वो वहां पर उस व्यापार के जो आंकड़े हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक दोष माना गया, ठीक है। तीसरा क्या है, गुणात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं होते, है ना, ये गुणात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं, यानी इसमें क्वालिटी है वो जोड़ी नहीं जाती है कि वित्तीय विवरण मौद्रिक, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुद्रा में व्यक्त किया जाता है कि भाई आपके पास कितना पैसा है, फर्म के पास कितने पैसे हैं, कितने लायबिलिटीज है, उनका अनुमान लगाया जाता है। उस फर्म के पास कितने योग्य कार्मिक, कितने उसमें गुण, उस चीज का अनुमान नहीं लगाया जाता। अतः इसमें गुणात्मक तथ्यों को छोड़ देने से ही सही निष्कर्ष नहीं हो पाते हैं, जैसे प्रबंधकों की योग्यताएं, उनके कार्य करने की जो कैपेसिटी है ना, उनकी क्वालिफिकेशन है ना, बाजार की स्थिति, मार्केट की जो क्या कंडीशन रहने वाली है, कर्मचारियों की गुणात्मक क्षमता आदि का प्रभाव का अध्ययन है वो इसमें नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मौद्रिक, मुद्रा में जिसे अपन माप सकते हैं उनका ही मूल्यांकन इसमें किया जाता है, गुणात्मक चीज है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। चौथा क्या, ऐतिहासिक लागत। ऐतिहासिक लागत, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागतों पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण है कौन सी लागतों पर, ऐतिहासिक लागतों पर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। मूल्य परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान नहीं रखते, है ना, मूल्य परिवर्तन के जो प्रभाव है उनको ध्यान में नहीं रखते हैं, अतः यह केवल 100% या पोस्टमार्टम के संभावित है ना, पोस्टमार्टम जो है ना स्वपरीक्षक, यानी एक पोस्टमार्टम कहते हैं ना, उसके तरीके से ही होता है ना। ऐतिहासिक लागत में क्या होता है कि ये ऐतिहासिक लागत पे ही काम करता है, जो मूल्य में चेंजमेंट आते हैं उन पे इनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इस वजह से इसको पोस्टमार्टम भी समान समझा जाता है ना, मुर्दे का पोस्टमार्टम करते हैं ना वैसे ही समझा जाता है कि भाई ऐतिहासिक के आधार पर करना है, वर्तमान में क्या हुआ है उसका कुछ भी उसको लेना देना नहीं होता है। तो इस वजह से ये ऐतिहासिक लागत है, ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण सीमाओं के रूप में काउंट की जाती है, ठीक है। 5 नंबर, तुलनीयता का अभाव, है ना, तुलनीयता, कंपेरेटिव का अभाव, एक साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल, इस तरीके से दो संस्थाएं चलती है उनके मध्य अपन तुलना सही तरीके से नहीं कर पाते। दो संस्थाओं की प्रकृति, उत्पादन क्षमता, भौगोलिक स्थिति आदि भिन्न होने के कारण वित्तीय विवरण समंकों से तुलना अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। दो संस्थाओं की जो प्रकृति होती है, उत्पादन क्षमता होती है, भौगोलिक स्थिति होती है और आदि भिन्न होने के कारण जो वित्तीय विवरण के जो समंक है ना उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता, कंपेरेटिव आप अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक ही कंपनी की जब वो उत्पादन करती है तो वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, उनके प्रोडक्शन कैसे है, उनके संबंध कैसे हैं, उन सब को का शामिल किया जाता है, तब उसके एग्जिट आंकड़े हमारे पास आते हैं, पर ऐसा इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको दोष माना गया, ठीक है। चौथा, वास्तविक स्थिति को छुपाना। कई बार क्या होता है कि विंडो ड्रेसिंग, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऊपरी दिखावा। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति का बाहरी आईना होता है, एक आंतरिक होता है ना, बाहरी मुखौटा, तो यही होता है विंडो ड्रेसिंग, है ना। कंपनी कई बार क्या करती है, अपने विनियोगों को बढ़ा के दिखाती है ना, एक तरीके से लोन ले लिया और उस लोन को क्या कर देती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है ना, लोन की राशि को उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति जो उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ या जुड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट को देखेगा कि भाई उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट इतने हैं, है ना, जबकि वो लोन से लिए हुए, तो ये ऊपरी दिखावा है ना वो भी छुप जाता है, इसलिए वास्तविक स्थिति पता नहीं चलती। कि वित्तीय विवरणों में गुप्त संचय, है ना, जो हिडन रिजर्व होते हैं, गुप्त संचय है, वो ऊपरी दिखावे के कारण वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं कर पाते हैं, इसलिए लेखांकन छल, है ना, अकाउंटिंग नेपोलिज्म
से समंकों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी और खराब दिखाई देती है। अगर वो अच्छी दिखाना चाहते हैं तो अच्छी दिखा सकते हैं, और बुरी दिखाना चाहते हैं तो बुरी दिखाना चाहते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? ऊपरी दिखावा, जो एक्चुअल में नहीं होता, चाहे वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कई कंपनियां हैं वो अपनी जो जितने भी जो लेनदार है उनको भुगतान नहीं करना चाहती है, तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लेती है ना। तो दिवालिया घोषित होने के बाद उसको पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो ये दो तरीके से अपन कैसे भी मानो वास्तविक स्थिति का वहां पर मूल्यांकन नहीं हो पाता और ऊपरी दिखावा है वो ज्यादा हो जाता है, इस वजह से भी ये काम में होता है। ठीक है, आगे आगे देखो, वित्तीय विवरण विश्लेषण है ना, वित्तीय विवरण विश्लेषण। अब इसमें देखो इसका विश्लेषण का क्या एग्जिट अर्थ है वो अपन देखते हैं, क्योंकि वित्तीय विवरण तो अपन ने देख लिया। अब वित्तीय विवरण विश्लेषण का देखो, किसी सूचना की प्रकृति समझने के लिए उसके एक अवयव का दूसरे अवयव से और उनके योग से संबंध स्थापित करना होता है ना। किसी भी सूचना की प्रकृति को अपन समझना चाहते हैं तो एक उसका जो अवयव है उसके दूसरे अवयव या योग से संबंधित स्थापित करते हैं, है ना। वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत एक वित्तीय विश्लेषक को सर्वप्रथम वित्तीय विवरणों से निर्णय हेतु उपयोगी सूचना का चयन करना होता है। तत्पश्चात उन सूचनाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना होता है। इसमें हो गया क्या कि भाई जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को क्या करेगा? एकत्रित करेगा, सूचनाओं को एकत्रित करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि 2 वित्तीय वर्ष है तो उनकी कंपेरेटिव हो जाएंगी, है ना। 2 वित्तीय वर्षों के जो संबंध का डाटा है वो इकट्ठे करेंगे और फिर उनकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे कि पिछले वर्ष कंपनी की स्थिति क्या थी और वर्तमान में कंपनी की स्थिति क्या है। इन दोनों का जो मूल्यांकन है वो वित्तीय विश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, यहां तक ओके है। बढ़े आगे आगे। अब देखो ये आते हैं आपके वित्तीय विश्लेषण के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ आपके एनालिसिस, विश्लेषण के प्रकार। उसमें पहला आता है आपका बाह्य विश्लेषण। ये कौन करेंगे? बाह्य का मतलब नाम होगा एक्सटर्नल, यानी बाहर से जो लोग हैं वो उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अब वित्तीय विश्लेषणों के बाह्य उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला विश्लेषण है जिसमें आपके बैंक है ये बाह्य है, आपके जो क्रेडिटर है वो बाह्य है, शोधकर्ता है वो बाह्य है, सरकार है ये बाह्य। ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके एक्सटर्नल यूजर होंगे, बाह्य होंगे, जो उस कंपनी से रिलेटेड, उस संस्था से रिलेटेड उनका विश्लेषण करेंगे, है ना। क्योंकि ये आंकड़े हैं वो एक्चुअल आंकड़े होंगे क्योंकि ये बाहर के लोग हैं सारे के सारे। दूसरा आता है आपका आंतरिक विश्लेषण, है ना, इंटरनल एनालिसिस, आंतरिक विश्लेषण। इसमें क्या है कि जब संस्था के प्रबंधकों द्वारा संस्था के अभिलेखों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। संस्था के ही आंतरिक में क्या होगा? संस्था के ही कौन होंगे? प्रबंधक होंगे, संस्था के कर्मचारी होंगे, संस्था के स्वामी भी हो सकते हैं, और संस्था के पास जो अभिलेख है, जो रिकॉर्ड्स है, जो खाते हैं, उनके आधार पर उनका विश्लेषण किया जाएगा। और यह विश्लेषण आपका आंतरिक विश्लेषण है वो कहलाता है। इसमें विश्लेषक के पास समस्त सूचनाएं, जिसमें प्रकाशित भी होती है और अप्रकाशित भी होती है, दोनों सूचनाएं उनके पास उपलब्ध होती है। उपलब्ध क्यों होती है? क्योंकि वो तो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी के साथ ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं तो वो सारी सूचनाएं वहां पर मिल जाती है। अतः यह अधिक विश्वसनीय और प्रबंधकीय निर्णय हेतु उपयोगी होता है ना। अतः ये क्या होगा? अधिक उपयोगी होगा, अधिक विश्वसनीय होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे आंकड़े हैं वो उनके पास उपलब्ध है, सारे के सारे जो रिकॉर्ड है वो उस संस्था के पास ऑलरेडी उपलब्ध है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये आंतरिक विश्लेषण है वो किया जाएगा और ज्यादा विश्वसनीय और उपयोगी माना जाएगा। ठीक है, तो विश्लेषण के 2 प्रकार हो गए। बढ़े आगे। तीसरा आ गया आपका क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस, है ना। अब इसमें क्या होता है कि क्षैतिज विश्लेषण के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दी गई प्रत्येक मद की अंतःवर्ष यानी इंटर, है ना, अंतःवर्ष, एक वर्ष की दूसरे वर्ष, है ना, तुलना की जाती है। जैसे सन 2016-17 की स्थायी संपत्ति की राशि तुलना विगत 15-16 या 14-15 से की जाए, है ना।
जैसे ये आपका चालू वर्ष है और ये पिछला वर्ष है ना। चालू वर्ष में जैसे मान लो ये आपका 2024-25 था और ये आपका 2023-24 है। तो अब इनकी तुलना की जाएगी, है ना, इनकी तुलना की जाएगी कि भाई पिछले साल में कितना था और अब इस साल में कितना हो गया, ये इससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसे गतिशील विश्लेषण भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहेंगे, गतिशील विश्लेषण भी कहते हैं। यह दीर्घकालीन प्रवृत्ति विश्लेषण व योजना के लिए उपयोगी है ना। जो आपका क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण है वो किसके लिए उपयोगी है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति विश्लेषण, है ना, या योजना के लिए उपयोगी है। ठीक है, तुलनात्मक चिट्ठा व लाभ हानि खाता या आय विवरण तथा प्रवृत्ति विश्लेषण क्षैतिज विश्लेषण के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका अपने को पता हो गया कि भाई क्षैतिज विश्लेषण क्या होगा, गतिशील विश्लेषण क्या होगा। इसमें काम क्या होगा, इंटर ईयर, यानी आपके पिछले वर्ष की तुलना है वो इस वर्ष के साथ है वो की जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है गतिशील विश्लेषण। तो परीक्षा में आपसे क्षैतिज भी पूछ ले और गतिशील भी पूछ ले, लेकिन दोनों एक ही, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, यह दीर्घकालीन प्रवृत्ति विश्लेषण और योजना के लिए उपयोगी है। किसके लिए, दीर्घकालीन प्रवृत्ति विश्लेषण व योजना के लिए यह उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तुलनात्मक चिट्ठा व लाभ हानि खाता या आय विवरण तथा प्रवृत्ति विश्लेषण क्षैतिज विश्लेषण के उदाहरण है वो माने जाते हैं। क्या होता है आपका तुलनात्मक चिट्ठा या लाभ हानि खाता, जिसको अपन क्या कहते हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। एक वर्ष की दूसरे वर्ष के साथ तुलना की जाती है, और साथ में ही तुलनात्मक लाभ हानि खाता कह दो या तुलनात्मक आय विवरण कह दो। और प्रवृत्ति विश्लेषण है, ये आपके क्षैतिज विश्लेषण के उदाहरण। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई निम्न में से क्षैतिज विश्लेषण के उदाहरण है, तो ये आपके क्षैतिज विश्लेषण के एग्जाम्पल होंगे, इनको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। चौथा आता है लंबवत या स्थिर विश्लेषण, वर्टिकल, ऊपर से नीचे की। क्षैतिज और लंबवत, क्षैतिज में क्या होता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है, यानी एक वर्ष की दूसरे वर्ष की तुलना की जाती है। और लंबवत या स्थिर में ऐसे चलता है, उसी वर्ष से तुलना की जाती है। ठीक है, लंबवत व स्थिर विश्लेषण एक निश्चित अवधि के वित्तीय विवरण के विभिन्न अवयवों, है ना, के पारस्परिक संबंध का अध्ययन या उनके योग का मध्य संबंध का अध्ययन लंबवत विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, यह विश्लेषण एक निश्चित अवधि पर वर्तमान संबंध को ही बनाता है। क्या करता है कि यह विश्लेषण एक निश्चित अवधि पर वर्तमान में जो संबंध है उनको ही बताता है, उसमें उच्चावचनों को नहीं, यानी आगे क्या चेंज हुआ है, पीछे क्या चेंज हुआ है वो नहीं बताएगा। ये सिर्फ लंबवत, यानी उसी अवधि में निश्चित जो परिवर्तन होते हैं उनके संबंध में बताता। जैसे मैंने ये बता दिया कि ये लंबवत हो गया ना, ऊपर से नीचे की ओर ये चलता है। इसमें चिट्ठे के संपत्ति पक्ष का योग 100% मानकर संपत्ति के विभिन्न मदों का उसमें अनुपात ज्ञात किया जाता है ना। इसीलिए इसे स्थिर विश्लेषण विधि भी कहते हैं, और साथ में इसे 100% समानाकार विधि भी कहते हैं, है ना। 100% भी इसका ही नाम है। क्यों? क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्व को क्या माना जाता है, 100% मानकर काम किया जाता है, 100 मानकर काम किया जाता है ना। इसीलिए इसे स्थिर विश्लेषण कहा जाता है। समानाकार चिट्ठा और लाभ हानि खाता भी इसी के विश्लेषण के उदाहरण है। जो समानाकार चिट्ठा है वो इसी का है, समानाकार लाभ हानि खाता है वो भी इसी के उदाहरण माने जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन है इन दोनों विधियों से, चाहे आपकी लंबवत वाली हो और चाहे क्षैतिज वाली हो, दोनों में से एक सवाल है वो आपके एग्जाम में 101% है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चाहे तो आप पीछे के जो पेपर्स है उनको एक बार उठा के आप उनका अध्ययन कर लेना,
आप स्वयं है वो सारी चीज है वो समझ जाओगे कि भाई पीछे क्या हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो कॉमर्स जो पेपर सेकंड होता है ना, पेपर सेकंड आप पेपर फर्स्ट की तरह नहीं पढ़ सकते, है ना। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वैसे पढ़ते ना कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ, है ना, इनके कौन कौन से युद्ध है, इनके माता कौन थे, पिता कौन थे, ऐसे याद नहीं कर सकते। अपने को जो पेपर सेकंड होता है ना, पेपर सेकंड किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल का हो, जियोग्राफी का हो, कॉमर्स का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी का भी हो, आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, पहले पेपर में आपके जितने भी जो टॉपिक दे रखे हैं, चाहे आपकी अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे करंट जीके हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, चाहे आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई कुछ भी हो, लेकिन उस समय तो आपको क्या आधार मानना पड़ता है, उस समय तो आपको उन चीजों को आधार मानना पड़ता है जो शॉर्ट में, क्योंकि उसमें आपको शॉर्ट में पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन जब सेकंड पेपर की बात आती है तो उसको अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखना। डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे, क्योंकि कहते हैं ना भाई, अपने आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि अपन मिट्टी की एक मुट्ठी को भरेंगे और उसको जितना इकट्ठा यानी कसता टाइट पकड़ेंगे तो टाइट पकड़ते रेत क्या निकलेगी, उसी तरीके से अपन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा वो अपने पास से बचेगा, तो उसको अपने को आधार मानना। ठीक है, आगे चिट्ठे और लाभ हानि खाते के विभिन्न मदों के आपसी संबंध को बताने वाले अनुपात विश्लेषण भी इसी विश्लेषण की एक तकनीक है। जो आपके रेशियो एनालिसिस है वो भी आपका इसी विधि का उदाहरण है, क्योंकि अनुपात विश्लेषण में जो संबंध है ना, एक निश्चित अवधि 1 वर्ष के ही होते हैं। इसे स्थैतिक विश्लेषण भी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। ये एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, पूरक माने जाएंगे, एक दूसरे के विरोधी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो चिट्ठे और लाभ हानि खाते का जो आपसी संबंध बताने के लिए आपका रेशियो एनालिसिस है वो भी इसी का उदाहरण है। और इसे जो क्या कहते हैं, इस विधि को 1 वर्ष के लिए इसको स्थैतिक भी कहा जाता है ना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। अनुपात विश्लेषण है, ये सारे के सारे पूरक माने जाएंगे, विरोधी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, ये इसका अंतर अपन देख सकते हैं कि क्षैतिज विश्लेषण और लंबवत विश्लेषण में अंतर है, सिर्फ छोटा सा अपने को देखना, बहुत ज्यादा नहीं है ना। कई बार है ना इसको पूछ लिया जाता है परिभाषा के रूप में, या क्या होता है क्षैतिज विश्लेषण। तो देखो, क्षैतिज विश्लेषण और लंबवत विश्लेषण, इनकी अवधि के बारे में, कि क्षैतिज विश्लेषण है वो 2 या 2 से अधिक अवधि के वित्तीय संबंध चाहिए। इसमें क्षैतिज विश्लेषण में 2 या 2 से अधिक अवधि के संबंध चाहिए, जबकि लंबवत में आपको एक ही अवधि के संबंध है वो चाहिए, उससे काम चल जाएगा। क्योंकि क्षैतिज वैसे चलेगा, लंबवत ऊपर से नीचे चलेगा, तो इसमें आपको एक ही अवधि यानी एक वित्तीय वर्ष के संबंध की आवश्यकता होगी। उपयोगिता है ना, ये जो आपके क्षैतिज विश्लेषण है वो काल श्रेणी के विश्लेषण में उपयोगी है। जो डे बाई डे चलते हैं, काल श्रेणी के जो विश्लेषण है उनके लिए उपयोगी है, जबकि जो लंबवत विश्लेषण है वो सामान्यतः परिच्छेद विश्लेषण, जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, उनमें उपयोगी है। तो समझ गए मेरी बात, है ना। ये आपके क्षैतिज विश्लेषण वो काल श्रेणी के लिए, और ये आपके परिच्छेद विश्लेषण के लिए उपयोगी है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा विश्लेषण जो काल श्रेणी के लिए उपयोगी है ना, निम्न में से कौन सा जो परिच्छेद विश्लेषण के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं, आपको खुद क्रिएटिव बनना पड़ेगा, प्रश्न ढूंढने पड़ेंगे कि कहां से प्रश्न बन सकता है। हर चीज को अपने को इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि यस यहां से प्रश्न बन सकता है, और उसको उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, अवयव या मद है ना, प्रत्येक अवयव मद विभिन्न अवधियों के आचरण का अध्ययन है। विभिन्न अवधि होती है ना, 2015, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, इस तरीके से उनके आचरण का अध्ययन है। जबकि आपका लंबवत है वो एक ही अवधि के विभिन्न मदों के पारस्परिक संबंध दर्शाता है। क्योंकि जो क्षैतिज वाला है वो तो ऐसे चलेगा, तो उसमें तो पिछली अवधि का है वो इस साल के साथ तुलना की जाएगी, तो उनका आचरण देखा जाएगा। और लंबवत है वो ऊपर से नीचे, यानी जो ऊपर जिस वर्ष की राशि है उसकी उसी वर्ष की राशि से तुलना की जाएगी, तो वहां पर उनके पारस्परिक संबंध उनका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तुलना तुलना का एक अंग है, इसमें कंपेरेटिव चलता है, और ये तुलना का आधार है। ठीक है, ये तुलना का एक अंग है और ये तुलना का आधार है। ठीक है, समझ गए मेरी बात।
ओके है। तो इसका अंतर आप जान गए होंगे कि इस तरीके से अंतर को अपने को याद नहीं रखना, सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन है वो बन रहे हैं तो वो आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना। बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई आपको अंतर बताना है, लेकिन आजकल आप पेपर का जो पैटर्न देखते हो, कथा और कारण, है ना, उसमें ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है ना, इसमें कोई भी सही नहीं है। तो जब अपन ने कंप्लीट चीज पढ़ रखी है तभी अपन उसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपको पता है कि 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन से गलत भी होते हैं। और जब मार्जिन आता है तो देखो कोई साथी ऐसे होते हैं जो पॉइंटों से रह जाते हैं और कई ऐसे साथी हैं जो पॉइंटों से सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज ही बस आपकी सफलता और असफलता को आइडेंटिफाई करेगी। तो इसलिए अपने को हर पॉइंट है वो क्लियर पढ़ना है। आगे वित्तीय विश्लेषण की टेक्निक, कौन कौन सी जो टेक्निक है जो आपके वित्तीय विश्लेषण में शामिल होती है ना, जिनका आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। ये सारी टेक्निक है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, कहीं से भी आपको इनको पढ़ना है ना। ये सारी टेक्निकल आपके ग्रेजुएशन लेवल की है तो इनको अपने को स्किप नहीं करना। किसी व्यवसाय के वित्तीय विवरणों की मदों में क्षैतिज या लंबवत विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वित्तीय विश्लेषण टेक्निक कहा जाता है ना। क्षैतिज या लंबवत कोई भी हो सकते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, वित्तीय विश्लेषण की जो टेक्निक है वो कहेंगे। कौन कौन सी है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से वित्तीय विश्लेषण की तकनीक है, तुलनात्मक, समानाकार, प्रवृत्ति, उपयुक्त में कोई नहीं, या 3 दे दे 1 नहीं दे, या 3 अलग दे दे 1 ये दे दे, है ना, या उपरोक्त सभी दे दे। तो ये सारी टेक्निक है और इनमें से क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, कहीं कोई नहीं रोकने वाला। तो वित्तीय विश्लेषण की टेक्निक, तुलनात्मक वित्तीय विवरण, है ना, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 2 होते हैं आपके, तुलनात्मक बैलेंस शीट और तुलनात्मक P&L। दूसरा आता है आपका समानाकार वित्तीय विवरण, जिसमें आपके 2 होते हैं, समानाकार बैलेंस शीट और समानाकार लाभ हानि खाता। इसको 100% विधि भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरी है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस, जो आपके आंकड़ों के हिसाब से होती है ना। चौथी है आपका अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। पांचवी है आपकी रोकड़ प्रवाह, कैश प्रवाह, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली। फिर आते हैं आपके सम विच्छेद विश्लेषण और फिर आता है आपका कोष प्रवाह विश्लेषण। ये सारी टेक्निकल है वो आपके पाठ्यक्रम में भी है और आपके टेक्निक के पोर्शन के रूप में भी है। तो इनको अपने को स्किप नहीं करना है, पूरी चीज है वो अपने को समझनी है, प्रयास करना है कि हर पॉइंट है वो आपका क्लियर हो, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहे। ये सारी चीज है वो आपके एग्जाम के लिए बड़ी खास और उपयोगी है, इसलिए इन टेक्निकलों को अपने को ध्यान में रखना है और इनको जहां तक हो सके अपने को पढ़ने का प्रयास करना है। हम भी आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारी चीजें वो कंप्लीट करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बार बार मौका नहीं मिलता है, जितना ज्यादा आप नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो वो कलेक्ट करें, हैंड्स नोट तैयार करें, उनका रिवीजन करें और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उसका उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में एक शानदार सेशन की शुरुआत अपन ने की है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो जरूर आप आज के इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।